हाथी दांत का शहर और उसकी सुंदर राजकुमारी की। तो आइए चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक बार की बात है, एक राजकुमार शिकार खेलने के लिए अपने पिता के वजीर के बेटे के साथ बाहर गया। तो इत्तेफाक से उसका तीर एक सौदागर की पत्नी को लग गया। उस सौदागर का घर पास में ही था और उसकी पत्नी उस समय ऊपर वाले कमरे में थी। राजकुमार ने वह तीर उस मकान की खिड़की की दीवार पर बैठी एक चिड़िया को मारा था, पर वह तीर जाकर सौदागर की पत्नी को लग गया। राजकुमार को पता ही नहीं था कि उस कमरे में कोई था, वरना वह तीर उस तरफ मारता ही नहीं। यह न जानते हुए कि वहाँ क्या हुआ था, राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों वहाँ से चले गए। वजीर का बेटा राजकुमार को तसल्ली देता चला आ रहा था, क्योंकि उससे निशाना चूक गया था। इत्तेफाक से उसी समय सौदागर अपनी पत्नी से कुछ पूछने गया तो उसने उसको फर्श पर लेटे पाया। देखने में वह मरी जैसी लग रही थी और एक तीर उसके सीने से आधा गज की दूरी पर पड़ा हुआ था। उसको मरा जानकर वह खिड़की की तरफ दौड़ा और चिल्लाया, चोर चोर, उन्होंने मेरी पत्नी को मार दिया। उसका चिल्लाना सुनकर तुरंत ही पड़ोसी वहां इकट्ठा हो गए। उधर उसके नौकर भी यह देखने के लिए ऊपर आ गए कि क्या मामला था। हुआ यह था कि वह स्त्री मरी नहीं थी, केवल बेहोश हो गई थी। बस उसकी छाती पर एक छोटा सा घाव था, जहां राजकुमार का तीर छूकर नीचे गिर गया था। जैसे ही वह होश में आई तो उसने बताया कि बाहर दो आदमी थे जिनके हाथों में तीर कमान थे, और जब वह खिड़की के पास खड़ी हुई थी तो उनमें से एक ने उसकी तरफ जानबूझकर उसके ऊपर तीर चलाया था। यह सुनकर सौदागर राजा के पास गया और जो कुछ हुआ था जाकर उसको बताया। इस बुरे काम को सुनकर राजा बहुत गुस्सा हुआ और बोला कि पता चल जाने पर वह अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देगा। उसने सौदागर को वापस भेज दिया कि वह उससे यह पूछकर उसे बताए कि अगर उसने अपराधी को देखा तो क्या वह उसको पहचान सकेगी। सौदागर की पत्नी ने जवाब दिया, यकीनन मैं उसको शहर भर के सब आदमियों में पहचान सकती हूँ। सौदागर जब यह जवाब लेकर राजा के पास पहुंचा तो राजा ने कहा, मैं कल तुम्हारे घर के सामने से इस शहर के सारे आदमियों को जाने के लिए कहूंगा। तुम अपनी पत्नी को अपनी खिड़की के पास खड़ी रहने को कहना, ताकि जब यह नीच काम करने वाला वहां से गुजरे तो वह उसको पहचान ले। अगले दिन इस बात का शाही फरमान निकलवा दिया गया कि शहर के सारे आदमी उस सौदागर के मकान की खिड़की के सामने से होकर गुजरे। सो सब आदमी जो 10 साल से ऊपर के थे एक जगह इकट्ठा हुए और लाइन बनाकर सौदागर के घर की खिड़की के पास से गुजरे। हालांकि राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों ही को इस जुलूस में शामिल नहीं किया गया था, पर इत्तेफाक से वह दोनों भी भीड़ के साथ उसी समय वहां से गुजरे। वह लोग वहां तमाशा देखने के लिए आए थे। जैसे ही वह दोनों उसकी खिड़की के सामने से गुजरे, सौदागर की पत्नी ने उन्हें पहचान लिया और राजा को जाकर बताया। राजा शुरू से ही लोगों के जाते हुए देख रहा था। आश्चर्य से बोला, क्या मेरा बेटा और मेरे वजीर का बेटा, इन लोगों ने दूसरों के लिए यह क्या उदाहरण रखा है। इन दोनों को सजा मिलनी ही चाहिए। वजीर बोला, सरकार ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इस मामले की पहले ठीक से जांच होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, इसके बाद ही कुछ विचार कीजिएगा। फिर वह दोनों नौजवानों की तरफ देखता हुआ बोला, तुमने ऐसा बेरहम काम कैसे किया। जवाब में राजकुमार ने दिया, मैंने अपना तीर एक चिड़िया को मारने के लिए चलाया था जो एक खुली हुई खिड़की की दीवार पर बैठी थी। मेरा निशाना चूक गया। मुझे ऐसा लगा है कि शायद उस खिड़की के पास इस सौदागर की पत्नी खड़ी होगी, तो वह तीर उसको जाकर लग गया। अगर मुझे पता होता कि यह स्त्री या कोई और वहां खड़ा है तो मैं उस दिशा में तीर चलाता ही नहीं। यह जवाब सुनकर राजा बोला, ठीक है, इस बात पर हम बाद में बात करेंगे। शहर के सब लोगों को जाने दो, अब उनकी हमें यहाँ कोई जरूरत नहीं।
शाम को राजा और वजीर दोनों अपने अपने बेटों के बारे में बहुत देर तक बात करते रहे। राजा यह चाहता था कि दोनों को सजा दी जाए, पर वजीर का सोचना था कि सजा केवल राजकुमार को ही मिलनी चाहिए, और उसने यह राजा से कहा भी, क्योंकि राजा को इस बात पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह अपने बेटे का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था। इसीलिए राजकुमार को देश निकाला दे दिया जाए। फिर आखिर में यही फैसला हुआ और राजकुमार को देश निकाला दे दिया गया। अगले दिन कुछ सिपाही राजकुमार को शहर के बाहर छोड़ने गए। जब वह राज्य की सीमा के पास पहुंच गए तो वजीर का बेटा भी वहां पहुंच गया। वह बहुत जल्दी में आया था। उसके साथ 4 घोड़ों पर सोने की मोहरों के 4 थैले थे। वह राजकुमार के गले में अपनी बाहें डालकर बोला, मैं आ गया हूँ मेरे दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दे सकता। हम लोग साथ साथ रहे हैं तो हम साथ साथ ही देश से बाहर भी जाएंगे और साथ साथ मरेंगे। अगर तुम मुझे प्यार करते हो तो मेहरबानी करके मुझे वापस मत भेजना। राजकुमार बोला, एक बार फिर सोच लो मेरे दोस्त कि तुम क्या कर रहे हो। मुझे कोई मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। तुम मेरे साथ अपना देश और अपना घर क्यों छोड़ना चाहते हो? वजीर का बेटा बोला, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना कभी खुश नहीं रह सकता। सो दोनों दोस्त यानी राजकुमार और वजीर का बेटा हाथ में हाथ डाले देश की सीमा के बाहर चले गए। अपने पिता के राज्य की सीमा पर पहुंचकर राजकुमार ने सिपाहियों को कुछ सोना दिया और उनसे वापस लौट जाने के लिए कहा। सिपाहियों ने राजकुमार से पैसा लिया और वापस लौट गए, पर वह वहां से बहुत दूर नहीं गए, बल्कि कुछ चट्टानों और झाड़ियों के पीछे छिप गए, ताकि वह यह बात यकीन के साथ कह सकें कि राजकुमार वापस नहीं आया। दोनों दोस्त चलते रहे और एक गांव में आ पहुंचे। वह रात उन्होंने वहां लगे एक बड़े से पेड़ के नीचे बिताने की सोची। राजकुमार ने आग जलाने की तैयारी की और सोने के लिए बिस्तर तैयार किया, जिसे वह अपने साथ लेकर आए थे। और वजीर का बेटा शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए एक बनिए की, एक डबल रोटी बनाने वाले की और एक कसाई की दुकान पर गया। किसी वजह से उसे कुछ देर हो गई। यह तो डबल रोटी तैयार नहीं थी या फिर बनिए के पास सारे मसाले नहीं थे। करीब आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद राजकुमार का धीरज छूट गया, तो वह उठा और उठकर टहलने लगा और गांव के बाहर बाजार की तरफ देखने लगा। उसने देखा कि उनके पेड़ के पास से ही एक बहुत साफ सा नाला बह रहा था। उसकी आवाज सुनकर राजकुमार को लगा कि उसको स्रोत वहां से ज्यादा दूर नहीं था, तो वह उसके स्रोत को ढूंढने चल दिया। आगे चलकर उसने देखा कि वह नाला एक बहुत बड़ी झील में से निकल रहा था। उस समय वह झील कमल के फूलों और कई तरह के पानी के पौधों से भरी हुई थी। राजकुमार उस झील के किनारे बैठ गया और क्योंकि उसको प्यास लगी थी, सो पानी पीने के लिए उसने अपने दोनों हाथों में झील का पानी लिया। खुशकिस्मती से उस झील को पानी पीने से पहले उसने उसे देखा तो उसको उस पानी में एक बहुत ही खूबसूरत परी की परछाई दिखाई दी। उसने उसको सचमुच में देखने के लिए चारों तरफ देखा, तो उसने एक परी को झील के दूसरे किनारे पर बैठा देखा। उसको देखकर तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उधर जब वजीर का बेटा बाजार से लौटा तो उसने देखा कि आग जली हुई थी, घोड़े सुरक्षित बंधे हुए थे, मोहरों की थैले भी एक ढेर में पड़े हुए थे, पर राजकुमार का कोई पता नहीं था। उसके यह भी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, उसको कहाँ ढूंढे। उसने कुछ देर तो इंतजार किया, फिर उसने उसको पुकारना शुरू किया। उसका भी कोई जवाब ना पाकर वह उठा और नाले के पास चला गया। वहां जाकर उसको राजकुमार के पैरों के निशान मिल गए। यह देखकर वह वहां से लौट आया और मोहरों के थैले और घोड़े लेकर फिर से उधर की तरफ चला। पैरों के निशान के सहारे वह राजकुमार के पास तक पहुंच गया। वहां जाकर उसे राजकुमार मरे जैसा पड़ा दिखाई दिया। उसके मुंह से निकला, उफ उफ। उसने राजकुमार को उठाया, उसके चेहरे और सिर पर पानी छिड़का और बोला, उफ मेरे भाई,
यह सब क्या हो गया? मेहरबानी करके मुझे इस हालत में छोड़कर मरना नहीं। बोलो बोलो राजकुमार, कुछ तो बोलो। मैं ये सब सहन नहीं कर सकता। ठंडा पानी चेहरे और सिर पर पानी पड़ने से राजकुमार को कुछ होश आया। उसने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। पर मेरे भाई, यह मामला क्या है? तुम्हें क्या हो गया था? राजकुमार बोला, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम बस यहाँ से चले जाओ। वजीर का बेटा बोला, अच्छा ऐसा करते हैं, यह जगह छोड़ देते हैं, यहाँ से कहीं और चलते हैं। देखो, मैं तुम्हारे लिए और घोड़ों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आया हूँ। चलो खाना खा लो, फिर यहाँ से चलते हैं। राजकुमार बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम अकेले ही चली जाओ। वजीर का बेटा बोला, नहीं, कभी नहीं, मैं तुमको साथ लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम मुझसे इस तरह की बात कर रहे हो? कुछ समय पहले तक तो तुम हम भाई जैसे थे और अब तुम मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। राजकुमार बोला, मैंने एक परी देखी है, पर मैंने उसको बस एक पल के लिए ही देखा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसको देख रहा हूँ, उसने अपना चेहरा कमल की पंखुड़ियों में छिपा लिया। और कितनी सुंदर थी वह। जब मैं उसकी तरफ देख रहा था तो उसने अपने कपड़ों के अंदर से हाथी दांत का एक बक्सा निकाला और मेरी तरफ बढ़ा दिया। बस उसी समय मैं बेहोश हो गया। अगर तुम मेरी शादी उस परी से करा दो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार हूँ। वजीर का बेटा बोला, मेरे दोस्त, तुमने सचमुच में एक परी को देखा है। वह तो परियों की भी परी है। वह कोई और नहीं बल्कि शहजान सहराज की गुलजार है। तुम्हें यह बात उसने तुमको जो इशारे किए उनसे पता चली। उसके कमल की पंखुड़ियों से अपने चेहरे को ढकने से उसका नाम पता चला और तुमको हाथी दांत का बक्सा दिखाने से उसके शहर का पता चला। थोड़ा धीरज रखो और बाकी की बात तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी शादी उससे करा दूंगा। राजकुमार ने जब अपने दोस्त के ऐसे शब्द सुने तो उसको बहुत जल्दी तसल्ली हुई। वह उठा और उसने खाना खाया और फिर अपने दोस्त के साथ चला गया। रास्ते में उसको दो आदमी मिले। ये दोनों डाकू थे और डाकुओं के एक गिरोह के थे। यह गिरोह 11 डाकुओं का था। उनकी एक बड़ी बहन थी जो घर पर रहती थी और इन सबका खाना बनाती थी। बाकी के 10 दो दो के समूह में देश में इधर उधर चारों तरफ जाया करते थे और उन यात्रियों को लूटा करते थे जो या तो उनसे लड़ नहीं पाते थे या फिर उन यात्रियों को आराम करने के लिए अपने घर बुला लाते थे जो उन दोनों से बहुत ज्यादा ताकतवर होते थे और वे उनसे लड़ नहीं पाते थे। वहां वे सब मिलकर उनसे लड़ते थे और उनको लूट लेते थे। ये डाकू एक बड़े से मकान में रहते थे जिसमें बहुत सारे मजबूत कमरे बने हुए थे। उसके नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा था जहां वे उन लूटे हुए लोगों को मारकर उनकी लाश को फेंक देते थे जो भी उनके कब्जे में आ जाते थे। सो जब उन दो डाकुओं ने राजकुमार और वजीर के बेटे को देखा तो वे उनके पास गए और उनसे बड़ी नम्रता से अपने घर आने को और रात बिताने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि यहाँ से दूर दूर तक कोई और गांव नहीं है जहाँ आप रात बिता सकें और अब रात भी काफी हो चुकी है। राजकुमार ने वजीर के बेटे से पूछा, भाई क्या हम इन दोनों भले आदमियों का कहाँ मान ले? वजीर के बेटे ने राजकुमार की तरफ टेढ़ी आंखों से देखा जिससे पता चलता था कि वह उनके साथ ठहरना नहीं चाहता था। पर राजकुमार क्योंकि थका हुआ था और उसने यह भी सोचा कि शायद वजीर के बेटे को कुछ ऐसे ही गलतफहमी हुई होगी, उसने उन लोगों को हाँ कर दी और बोला, यह आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है कि आपने हमको अपने घर बुलाया। सो वे चारों उन डाकुओं के घर चल दिए। उन डाकुओं ने उन दोनों यात्रियों को एक कमरे में बिठा दिया और बाहर से ताला लगा दिया।
अब ये दोनों यात्री वहां बैठे बैठे अपनी किस्मत को कोसने लगे। वजीर के बेटे ने कहा, अब रोने से कोई फायदा नहीं है, मैं इस खिड़की के ऊपर चढ़कर देखता हूँ कि यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है कि नहीं। यह कहकर वह खिड़की पर चढ़ा और फुसफुसाकर बोला, हाँ है, इसके नीचे एक गड्ढा है जिसके चारों तरफ ऊंची दीवार है। मैं उसमें कूदता हूँ और जाकर इधर उधर देखता हूँ। तुम तब तक यहीं ठहरो और जब तक मैं लौट कर न आऊं तब तक मेरा इंतजार करो। ऐसा कहकर वह नीचे कूद गया और फिर जल्दी ही वापस आकर बोला कि उसने एक बहुत ही बदसूरत स्त्री को देखा जो लगता था कि इन लोगों के घर की देखभाल करने वाली होगी। वजीर के बेटे का प्लान यह था कि वह अपनी सब बात इस बदसूरत स्त्री को बताएगा और उससे वहां से निकलने में इस शर्त पर सहायता मांगेगा कि वो वहां से बाहर निकलकर राजकुमार उससे शादी कर लेगा। इस पर वह उसको अपने कमरे तक लेकर आएगा। यह यकीनन उनको वहां से निकालने के बदले में हमारा फायदा पूरा करने के लिए कहेगी। राजकुमार पहले तो उससे कुछ ना नुकुर करेगा पर फिर राजी हो जाएगा। यह है मेरा प्लान। राजकुमार ने उसकी यह बात मान ली, सो वजीर का बेटा उस स्त्री के पास चल दिया। वहां पहुंचा तो वह स्त्री रो पड़ी। उसने पूछा, आप क्यों रोती हैं? वह बोली, मैं यही सोच कर रो रही थी कि आप लोगों का समय पूरा हो चुका है। वजीर का बेटा बोला, आप रोइए नहीं बल्कि आप राजकुमार से शादी कर लीजिए। आप आइए और राजकुमार से इस प्लान पर बात कर लेते हैं। वह स्त्री वजीर के बेटे के साथ चल दी। कमरे में आने के बाद वजीर के बेटे ने राजकुमार से उससे शादी करने के लिए कहा, लेकिन राजकुमार ने उसे शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वह इस मकान के कमरे में पड़ा पड़ा सड़ जाएगा पर ऐसी स्त्री से कभी शादी नहीं करेगा। इस पर वजीर का बेटा उसके पैरों पर गिर पड़ा और उससे तब तक प्रार्थना करता रहा जब तक वह उससे शादी करने के लिए राजी नहीं हो गया। राजकुमार की हाँ सुनकर वह स्त्री बहुत खुश हुई और उनको एक चोर दरवाजे से होकर बाहर निकाल कर ले आई। वजीर के बेटे ने पूछा, पर हमारे घोड़े और सामान कहाँ हैं? स्त्री बोली, तुम उनको यहाँ नहीं ला सकते। उनको यहाँ लाने का मतलब है कि किसी और रास्ते से जाना और किसी और रास्ते से जाने का मतलब है कब्र में पैर देना। वजीर का बेटा बोला, पर उनका हमारे साथ होना जरूरी है। स्त्री फिर बोली, ठीक है, फिर वह भी उसी रास्ते से जाएंगे। मेरे पास एक जादू है जिससे मैं किसी को भी पतला या मोटा बना सकती हूँ। सो वजीर का बेटा चुपचाप अपने घोड़े को ले आया और उस जादू को उसके ऊपर पढ़कर उनको इतना पतला बना दिया कि वह उस तंग रास्ते से गुजर सके। जैसे कोई कपड़ा निकल जाता है, बाहर से बाहर निकलकर वह उनको फिर से पहले वाले रूप में ले आया। बाहर निकलते ही वह अपने घोड़े पर चढ़ गए और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। ऐसा ही उसने राजकुमार से भी करने के लिए कहा। राजकुमार भी मौका देखकर तुरंत ही अपने घोड़े पर चढ़ गया और दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली। जैसे ही वह दोनों अपने अपने घोड़े पर चढ़े, वह वहां से भाग निकले। उनको भागते देखकर वह स्त्री चिल्लाई, अरे रुको तो, मुझे भी साथ ले लो, मुझे यहाँ अकेला मत छोड़ो। मेरे भाइयों को मेरे इस काम का पता चल जाएगा और वह मुझे मार डालेंगे। वजीर का बेटा वहीं से चिल्लाया, तो तुम भी हमारे साथ भागो ना, देखो हम कोई खास तेज नहीं भाग रहे। वह स्त्री उनके पीछे इतना तेज भाग सकती थी भागी, फिर भी वह उनसे काफी दूर थी। वजीर के बेटे ने जब यह देखा कि वह अब खतरे से बाहर है तो वह अपने घोड़े से उतरा और उस स्त्री को पकड़कर एक पेड़ से बांधकर उसकी खूब पिटाई की। वह बोला, ओ बदसूरत स्त्री, अगर तुझे तेरे भाई ने ढूंढ लिया तो तू उनसे कहना कि हम देव थे इसीलिए वहां से भाग गए। चलते चलते वह फिर एक गांव में पहुंचे और रात को वहीं रुके। अगली सुबह वह फिर वहां से चल दिए और हर आने जाने वाले से शहराज का पता पूछते रहे। आखिरकार वह इस शहर में आ पहुंचे।
यहाँ पहुंचकर वह एक ऐसी बुढ़िया की झोपड़ी में ठहर गए जिससे उनको लगा कि उससे उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है और वहां से वह शांति से रह सकते हैं। पहले तो उस बुढ़िया को उनका अपने घर में ठहराने का विचार कुछ जमा नहीं, पर जब उसने उन दोनों को पानी पिलाया तो राजकुमार ने उसके प्याले में, जिसमें उसने उसको पानी दिया था, एक मोहर डाल दी और वजीर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। तो उससे उसका मन बदल गया और उसने उन दोनों को कुछ दिनों के लिए अपने घर ठहरा लिया। जैसे ही बुढ़िया का अपने घर का काम खत्म हुआ तो वह अपने मेहमानों के पास आकर बैठ गई। वजीर के बेटे ने ऐसा बहाना किया जैसे वह वहां की जगह और लोगों के बारे में कुछ जानता ही नहीं है। उसने बुढ़िया से पूछा कि क्या उस शहर का कोई नाम है? बुढ़िया बोली, अरे बेवकूफ, है ना, हर छोटे से छोटा गांव जो किसी भी शहर से बड़ा है, जैसा कि यह है, इसका नाम है। तो इस शहर का नाम क्या है? बुढ़िया बोली, इस शहर का नाम है सहराज। क्या तुमको नहीं मालूम? मुझे लगा कि उसका नाम तो दुनिया भर को मालूम होगा। शहर का नाम सुनकर राजकुमार ने एक गहरी सांस ली। वजीर के बेटे ने राजकुमार को इशारे से कहा कि चुप रहो वरना तुम अपना भेद खोल दोगे। वजीर के बेटे ने आगे पूछा, क्या इस देश का कोई राजा भी है? बुढ़िया बोली, हाँ है ना, एक रानी भी है और एक राजकुमारी भी। उनके क्या क्या नाम है? बुढ़िया बोली, राजकुमारी का नाम गुलजार है और रानी का नाम। वजीर का बेटे ने बुढ़िया की बात काटते हुए राजकुमार की तरफ देखा जो अभी तक पागलू जैसा बैठा था और बोला, हाँ, हम लोग अब सही देश में हैं। अब हम उस सुंदर राजकुमारी को देख पाएंगे। 2 दिन बाद ही उन दोनों यात्रियों ने बुढ़िया को बड़ा सजा बजा देखा। उसके साफ सुथरे बाल सजे हुए देखे तो वजीर के बेटे ने उससे पूछा, आज यहाँ कौन आ रहा है? बुढ़िया बोली, कोई नहीं। वजीर के बेटे ने फिर पूछा, तो फिर आप कहीं जा रही हैं क्या? बुढ़िया बोली, हाँ, मैं अपनी बेटी से मिलने जा रही हूँ जो राजकुमारी गुलजार के पास काम करती है। मैं उससे रोज मिलने जाती हूँ। मुझे उससे मिलने कल भी जाना चाहिए था। अगर तुम लोग यहाँ न आए होते और मेरा सारा काम समय तुम लोगों ने ना ले लिया होता। वजीर का बेटा बोला, ख्याल रखना कि तुम हमारे बारे में किसी से कुछ कहना नहीं, जिससे राजकुमारी को कुछ पता चले। वजीर के बेटे ने उसको किसी से उनके बारे में कुछ भी ना कहने के लिए इसलिए कहा था कि अगर वह उसको इस बात को किसी से कहने के लिए मना करेगा तो वह इस बात को वहां जाकर जरूर कहेगी और राजकुमारी को उनके आने के बारे में पता चल जाएगा। और यही वह चाहता भी था। जब राज बेटी अपने माँ को देखा तो झूठा गुस्सा दिखाती हुई बोली, माँ, तुम 2 दिनों से क्यों नहीं आई? बुढ़िया बोली, मेरी प्यारी बेटी, मेरे घर में 2 यात्री, एक राजकुमार और एक वजीर का बेटा आकर ठहरे हुए हैं। बस उन्हीं के काम में लगी रही, सारा दिन खाना बनाना और साफ सफाई करना। मैं उन दोनों को समझ ही नहीं पाई। उनमें से एक तो बिल्कुल बेवकूफ सा लगता है। उसने मुझसे इस देश का नाम पूछा, इस देश की राजा का नाम पूछा। ये लोग कहाँ से आ सकते हैं जो इनको यह सब भी नहीं पता, पर ये लोग हैं बड़े और अमीर। वे मुझे हर सुबह शाम सोने की एक मोहर देते हैं। इसके बाद बुढ़िया वहां से चली गई और राजकुमारी के पास जाकर उससे वही शब्द फिर दोहरा दिए। उनको सुनकर राजकुमारी ने उसको बहुत बुरी तरह से पीटा और उसको कड़ी सजा की धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने फिर कभी अजनबियों के बारे में उसके सामने कुछ कहा तो वह उसको बहुत कड़ी सजा देगी। शाम को जब बुढ़िया घर लौटी तो उसने वजीर के बेटे को आकर बताया कि उसको बहुत अफसोस है कि उसने अपना वायदा तोड़ दिया। फिर कैसे राजकुमारी ने उसको पीटा क्योंकि उसने उन दोनों के बारे में उसको बताया था। राजकुमार उसकी सब बातें सुन रहा था सो उसके मुंह से निकला, उफ, जब इन आदमियों के बारे में सुनकर ही उसके गुस्सा का ये हाल है तो उनको देखकर क्या होगा? वजीर का बेटा आश्चर्य से बोला, तुम गुस्से की बात करते हो? वह तो तुमको देखकर ही गुस्से से फूल जाएगी। मैं जानता हूँ
उसने जिस तरीके से इस बुढ़िया के साथ बर्ताव किया है उससे साफ पता चलता है कि वह तुमसे कह रही है कि आने वाले अगले काले पाक में तुम मुझसे जाकर मिलो। यह सुनते ही राजकुमार के मुंह से निकला, या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगली बार जब वह बुढ़िया फिर महल गई तो गुलजार ने अपनी एक नौकरानी को बुलाया और उसको उस कमरे में दौड़कर आने के लिए कहा जिसमें उस बुढ़िया ने बात करे, और यह भी कहा कि अगर बुढ़िया यह पूछे कि क्या मामला है तो वह कहे कि राजा के हाथी पागल हो गए हैं और वह शहर और बाजार की तरफ भाग रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलता है वह सबको बर्बाद करते जाते हैं। नौकरानी ने उसका कहना माना और उस कमरे में जाकर उसने वही कहा जो राजकुमारी ने उससे कहने के लिए कहा था। बुढ़िया यह सुनकर डर गई। उसने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वह हाथी उसकी झोपड़ी को गिरा दे और उस राजकुमार और उसके दोस्त को मार दे। सो उसने राजकुमारी से घर जाने की इजाजत मांगी, जो उसको मिल गई। राजकुमार के पास एक जादू का झोला था जिस पर जब कोई बैठ जाता था तो वह उसको वहीं ले जाता था जहां उसके ऊपर बैठने वाला चाहता था। उसने पास खड़ी हुई एक नौकरानी से वह झूला लाने के लिए कहा। जब वह झूला आ गया तो उसने बुढ़िया को उस पर बैठने और अपने घर जाने की इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। बुढ़िया उस पर बैठ गई और तुरंत ही अपने घर सुरक्षित पहुंच गई। वह घर पहुंचकर यह देखकर बहुत खुश हुई कि उसके मेहमान सुरक्षित थे। वह बोली, ओह, मुझे लगा कि वह कहीं तुम लोगों को ना मार दे। राजकुमारी की दासी कह रही थी कि शाही हाथी पागल हो गए हैं और इधर उधर भाग निकले हैं। मैंने जब यह सुना तो मुझे तुम लोगों की बड़ी चिंता हो गई, इसीलिए राजकुमारी जी ने यह झूला मुझे घर सुरक्षित रूप से आने के लिए दिया। आओ बाहर चले, कहीं ऐसा न हो कि हाथी यहाँ आकर मेरी झोपड़ी ही गिरा दे। वजीर का बेटा बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा हुआ। यह सब बहाना है। वह लोग तुम्हारे साथ चाल खेल रहे हैं। फिर वह राजकुमार के कान में फुसफुसाया, अब तुम्हारे दिल की इच्छा पूरी होने वाली है। यह सब उसी के इशारे हैं। काले पाक के शुरू होने के 2 दिन बाद राजकुमार और वजीर का बेटा दोनों उस झूले पर बैठे और महल के आंगन में पहुंचने की इच्छा प्रकट की। एक पल में ही वह वहां थे। महल के एक दरवाजे के पास राजकुमारी खड़ी हुई थी। उसकी भी राजकुमार को देखने की उतनी ही इच्छा थी जितनी की राजकुमार की। उसको देखने की कितना खुशी का मौका था वह। गुलजार बोली, ओह, आखिर मैंने अपने प्रेमी और पति को पा ही लिया। राजकुमार भी बोला, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमको मिला दिया। दोनों ने फिर से मिलने का प्लान बनाया, एक दूसरे को चूमा और फिर अलग हो गए। राजकुमार अपनी झोपड़ी की तरफ चला गया और राजकुमारी अपने महल में चली गई। दोनों इस मुलाकात के बाद इतने खुश थे कि जितने कि पहले कभी नहीं थे। इसके बाद से राजकुमार गुलजार से मिलने रोज जाने लगा। वह सुबह को महल चला जाता और शाम को अपनी झोपड़ी में लौट आता। एक दिन सुबह को गुलजार ने राजकुमार से प्रार्थना की कि वह हमेशा के लिए वहीं रह जाए, क्योंकि उसको राजकुमार का हर शाम को चले जाना अच्छा नहीं लगता था। उसको हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं उसके साथ कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं उसको डाकू ना मार डाले या फिर वह कहीं बीमार न पड़ जाए, फिर वह उससे मिल ही न पाए। अब वह उसको देखने बिना नहीं रह सकती। राजकुमार ने उससे कहा भी कि डरने की कोई ऐसी बात नहीं थी और फिर रात को उसको अपने दोस्त के पास लौट जाना ही चाहिए, क्योंकि उसने केवल उसी के लिए अपना देश और घर छोड़ा और अपनी जिंदगी खतरे में डाली है। इसके अलावा अगर वह ना होता तो वह उससे कभी नहीं मिल सकता था। गुलजार उस समय तक यह मान गई, पर उसने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि जैसे ही उसको मौका मिलेगा वह इस वजीर के बेटे को अपने रास्ते से हटाकर ही रहेगी। इस बातचीत के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने अपनी एक नौकरानी को पुलाव बनाने का हुक्म दिया। उसने उसको बताया कि उसे कैसे बनाना है। उसे उसमें पकाते समय एक जहर मिलाना था। जैसे ही वह तैयार हो जाए तो उसको ढक देना ताकि उसकी जहरीली भाप निकल ना पाए। जब वह पुलाव
तैयार हो गया तो उसने वजीर के बेटे के पास इस संदेश के साथ भेज दिया कि गुलजार तुमको यह पुलाव अपने मरे हुए चाचा के नाम में भेज रही है। वजीर को जब वह पुलाव मिला तो उसने सोचा कि शायद राजकुमार ने उसके बारे में राजकुमारी से कुछ अच्छा बोला होगा, इसीलिए उसने उसे याद किया है। तो उसने उसकी वापसी में राजकुमार को धन्यवाद और सलाम भेजा। जब शाम को खाने का समय हुआ तो उसने पुलाव का वह बर्तन निकाला और एक नदी के किनारे उसे खाने के लिए चला गया। उसने बर्तन का ढक्कन उतारकर घास पर रख दिया और खुद नदी में हाथ धोने चला गया। हाथ धोकर उसने अपनी पूजा की। जब वह यह सब कर रहा था कि उसी बीच उसने देखा कि ढक्कन के नीचे की घास बिल्कुल पीली पड़ गई थी। यह देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसको शक हुआ कि इस पुलाव में जहर था, सो उसने उसमें से थोड़ा सा पुलाव निकालकर पास में बैठे कौओं की तरफ फेंका। जैसे ही कौओं ने उसे खाया तो वे तो एकदम ही मरकर नीचे गिर पड़े। वजीर के बेटे के मुंह से निकला, अल्लाह का शुक्र है कि उसने इस समय मुझे मरने से बचा लिया। जब शाम को राजकुमार महल से घर लौटा तो वजीर का बेटा बहुत उदास और दुखी था। राजकुमार ने अपने दोस्त के इस बदलाव को देखा तो उससे पूछा कि इस बदलाव की क्या वजह थी। तुम क्यों उदास हो और दुखी हो? क्या इसलिए कि मैं रोज महल में इतनी देर तक रहता हूँ? वजीर के बेटे ने तुरंत जान लिया कि राजकुमार को इस जहर के बारे में कुछ पता नहीं है। वह इस चाल से बिल्कुल अनजान है। सो उसने उसे सब कुछ बता दिया। वह बोला, देखो इस रुमाल में उस बर्तन का बचा हुआ पुलाव है जो राजकुमारी जी ने मुझे सुबह अपने मरे हुए चाचा के नाम पर भेजा था। यह जहर से भरा हुआ है। यह तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे समय रहते पता चल गया, वरना मैं तो आज गया था। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मेरे भाई, यह काम कौन कर सकता है? ऐसा कौन सा आदमी है जिसको तुमसे दुश्मनी हो? वजीर का बेटा बोला, राजकुमारी गुलजार। सुनो, जब तुम अगली बार उससे मिलने जाओ तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम थोड़ी सी भी बर्फ ले जाना और उससे मिलने से ठीक पहले उसमें से थोड़ी सी बर्फ अपनी दोनों आंखों में डाल लेना। इससे तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। उनको देखकर गुलजार तुमसे पूछेगी कि क्या तुम रो रहे हो? तुम उससे कहना कि अचानक आज सुबह तुम्हारा दोस्त मर गया और तुम इसलिए रो रहे हो। और देखो, यह शराब और यह फावड़ा भी तुम अपने साथ लेते जाओ। जब तुम अपने दोस्त की मौत की वजह से बेहोश होने लगो तो तुम उसे यह शराब पीने के लिए कहना। यह शराब थोड़ी तेज है, इसको पीते ही वह बेहोश होने लगेगी और गहरी नींद सो जाएगी। तब तुम यह फावड़ा गर्म करना और उसकी पीठ पर इससे निशान बना देना। यह करके तुम उसका मोती का हार और यह फावड़ा दोनों अपने साथ लेकर वापस आ जाना। इस सबको करने में डरना नहीं, क्योंकि जब तुम यह काम पूरा कर लोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत और खुशी लेकर आएगा। मैं देखूंगा कि राजकुमारी के पिता और उनका सारा दरबार उससे तुम्हारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। राजकुमार ने कहा कि ठीक है, वह वैसा ही करेगा जैसा उसने उससे करने के लिए कहा है, और उसने वैसा ही किया। अगली रात जब राजकुमारी गुलजार से मिलकर उसके महल से लौटा तो राजकुमार और वजीर के बेटे ने घोड़े और मोहरों के थैले लिए और एक कब्रिस्तान की तरफ चल दिए जो वहां से करीब 1 मील की दूरी पर था। उन लोगों ने यह प्लान बनाया कि वजीर का बेटा एक फकीर बनेगा और राजकुमार उस फकीर का चेला और नौकर बनेगा। अगली सुबह जब गुलजार होश में आई तो उसको अपनी पीठ में जलन भरा दर्द महसूस हुआ और उसका मोतियों का हार गायब था। उसने तुरंत ही अपने हार की चोरी की खबर तो राजा को दी, पर अपनी पीठ के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया। राजा ने जब इस चोरी के बारे में सुना तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपने राज्य में इस चोरी की घोषणा करवा दी। घोषणा सुनकर वजीर का बेटा बोला, यह सब तो ठीक है मेरे भाई, तुम डरो नहीं। तुम यह हार लो और बाजार जाकर इसको बेचने की कोशिश करो। राजकुमार उस हार को लेकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर गया
और उससे उसे खरीदने के लिए कहा। सुनार ने उससे पूछा कि उसको उसका कितना पैसा चाहिए। राजकुमार बोला, मुझे इसका 50,000 रुपया चाहिए। सुनार बोला, ठीक है, तुम यहीं बैठो और मेरा इंतजार करो जब तक मैं इसका पैसा लेकर आता हूँ। राजकुमार वहाँ सुनार का बहुत देर तक इंतजार करता रहा। तब कहीं जाकर सुनार वापस आया, पर साथ में वह कोतवाल और पुलिस वालों को भी लाया था। कोतवाल ने आते ही राजकुमार को राजकुमारी की हार चुराने के जुर्म में अपनी हिरासत में ले लिया। कोतवाल ने उससे पूछा कि उसको यह हार कहाँ से मिला। राजकुमार ने उसे बताया कि यह हार मुझे एक फकीर ने दिया है जिसके पास मैं काम करता हूँ। उसने मुझे यह हार बाजार में बेचने के लिए दिया। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपको उस फकीर के पास ले चलता हूँ। कोतवाल राजी हो गया। राजकुमार तब कोतवाल और पुलिस को फकीर के पास ले गया जहाँ उसने फकीर को छोड़ा था। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि फकीर अपनी आंखें बंद किए बैठा है और अपनी प्रार्थना कर रहा है। जब फकीर की प्रार्थना खत्म हो गई तो कोतवाल ने उससे पूछा कि उसके पास राजकुमारी का हार कैसे आया। फकीर बोला, तुम राजा को यहाँ लेकर आओ, तब मैं तुम्हें यह सब उन्हीं के सामने बताऊंगा। राजा को वहां लाया गया। राजा उस फकीर को देखकर उसके सामने अपना गुस्सा न दिखा सका कि कहीं ऐसा न हो कि अल्लाह का गुस्सा उसके ऊपर पड़ जाए। बड़ी नम्रता से उसने अपने हाथ जोड़कर उससे पूछा, आपको मेरी बेटी का ये हार कैसे मिला? फकीर बोला, कल रात हम यहाँ पर इस कब्र के पास बैठे हुए थे और अल्लाह की प्रार्थना कर रहे थे कि एक लड़की जो राजकुमारी जैसी पोशाक पहने थी यहाँ आई और एक कब्र में से एक लाश निकालकर खाने लगी जिसको कुछ दिन पहले ही दफनाया गया था। यह देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसकी पीठ पर उस फावड़े से चोट की जो उस समय यहाँ आग में पड़ा था। चोट खाकर वो यहाँ से भागी तो जल्दी में उसका हार नीचे गिर पड़ा। आपको ऐसी इस बात पर आश्चर्य तो जरूर हो रहा होगा, पर यह साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप अपनी बेटी को बुलाइए और देखिए कि उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान है या नहीं। आप जाकर देखिए और अगर ऐसा मैं कहता हूँ वह सच है तो उसे यहाँ लाइए, मैं उसको सजा दूंगा। यह सुनकर राजा को फकीर की बातों पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर उसके पास और कोई चारा नहीं था। सो वह तुरंत ही महल लौट गया और अपनी बेटी की पीठ देखने के लिए कहा। दासी ने आकर राजा को बताया कि फकीर की बात सच थी, उसकी पीठ पर फावड़े के जले का निशान था। यह सुनकर राजा के गुस्से का पारावार न रहा। उसने कहा कि राजकुमारी को तुरंत ही मार दिया जाए। दासी बोली, नहीं नहीं हुजूर, हम इसे क्यों मारे? हमको इसे उसी फकीर के पास भेज देना चाहिए जिसको इसका हार मिला है, ताकि वही इसको अपनी मनचाही सजा दे सके। राजा राजी हो गया और राजकुमारी को फकीर के पास भेज दिया गया। राजकुमारी को देखकर फकीर बोला, इसको एक पिंजरे में बंद कर दो और पिंजरा उसी कब्र के पास रख दो जिसमें से इसने लाश निकाली थी। ऐसा ही किया गया। पिंजरे को एक कब्र के पास रखकर सब लोग वहां से चले गए और राजकुमारी उस कब्रिस्तान में फकीर और उसके चेले के साथ अकेली रह गई। जब थोड़ा अंधेरा हो गया तो फकीर और उसके चेले ने अपने अपने रूप बदल लिए और अपने अपने घोड़े और सामान लेकर उस पिंजरे के सामने आ खड़े हुए। उन्होंने राजकुमारी को पिंजरे से बाहर निकाला और उसकी पीठ के घाव पर मरहम लगाया और उसको राजकुमार के पीछे घोड़े पर बैठाकर वहां से भाग लिए। वे रात भर अपने घोड़े पर चलते रहे। सुबह होने पर ही वे आराम करने के लिए रुके। वहां उन्होंने अपने आगे के प्लान पर विचार किया। वजीर के बेटे ने राजकुमारी को थोड़ा सा वह जहरीला पुलाव दिखाया जो उसने उसके लिए भेजा था और उससे पूछा कि क्या अब भी वह अपने किए पर पछता नहीं रही। यह देखकर राजकुमारी रो पड़ी। उसने स्वीकार किया कि वजीर का बेटा तो उसका सबसे बड़ा सहायक और दोस्त था। उसको जहर भरा पुलाव भेजना उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद वजीर के बेटे ने अपने पिता के नाम एक चिट्ठी में वह सब लिखकर भेजा जो उनके देश छोड़ने के बाद उनके साथ घटा था। जब वजीर ने यह चिट्ठी पढ़ी तो उसने जाकर राजा को बताया। उसने उन दोनों को वापस
न आने के लिए लिखा और लिखा कि वह गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखे, जिसमें यह सब लिखे। इस हुक्म के अनुसार वजीर के बेटे ने राजकुमार को गुलजार के पिता को एक चिट्ठी लिखवाई। वह चिट्ठी पढ़कर गुलजार के पिता को अपने वजीर और दूसरे ऑफिसरों पर बहुत गुस्सा आया कि उनको इतने इज्जतदार लोगों के अपने राज्य में होने का कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि वह राजकुमार और वजीर के बेटे को अपना धन्यवाद देना चाहते थे। उसने अपने कुछ वजीरों की सजा का हुक्म सुना दिया कि फला फला तारीख को उनको सजा दी जाएगी। उसने वजीर के बेटे को लिखा